टुडे वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ऑब्स्टेटिक्स और गायनिकोलॉजी को समझने के लिए या फिर जो डिफरेंस पैदा होता है कि ऑब्स्टेटिक्स गायनिकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, परेशानी आ रही है, या फिर इसका ट्रीटमेंट ये क्यों हो गया, ये चेंजेस क्यों हो गए, तो उन सब का बेसिक रीजन क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये साइकिल समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आज बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि ये साइकिल आपके कंप्लीटली समझ में आ जाए। ठीक है, ये साइकिल समझ में आ गई और आपने नॉर्मल जेनेटेलिया समझ लिए तो मतलब आपके ऑब्स्टेटिक्स और गायनिकोलॉजी में कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम कुछ एक चीज़ें वो बार बार रिपीट होंगी। इनके डेज के बारे में बात करेंगे, इनके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इनके हार्मोन्स की वजह से कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को कैसे प्रिवेंट करा जाता है, कैसे वो बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इन चीज़ों इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करें मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जहां पर भी साइकिल नाम आ जाता है, साइकिल मतलब ये एक ऐसा चक्र है जो हर मंथ नॉर्मल फीमेल के बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको हम सबसे पहले समझने के पर्पज से या फिर एक आइडियल पर्पज माना जाए कि आइडियली ये कितने दिन की होनी चाहिए, तो आइडियली हम इसको मानते हैं 28 दिन की। ठीक है, ये 28 दिन का एक आइडियल साइकिल होता है। अब आइडियल साइकिल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके चेंजेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब 28 दिन का अगर आइडियल साइकिल है तो इसमें कौन कौन से डेज पे क्या क्या चेंजेस हैं उसको समझना चालू करते हैं। तो ये डे 1 स्टार्ट करते हैं, यहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट कहां से करना स्टार्ट करें, तो ये डे 1 ऑफ ब्लीडिंग है। ठीक है, यहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और वही डे 1 होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुई ब्लीडिंग और ये यहां तक डे 7 तक हुई। कुछ फीमेल्स में ये 5 डेज की होती है, कुछ में 7 की होती है, कुछ में 3 की होती है, बट एक आइडियल सिनेरियो के बारे में बात करें तो 7 डेज का ये 7 दिन तक ये फीमेल ब्लीड कर रही है। ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो जो यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी, वो टूटती है और मेंस्ट्रुएशन मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लड बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, उसके बाद में डे 8 पे क्या है, डे 8 से स्टार्ट हो जाएगा वापस से ये यूट्रस को तैयार होना है। यूट्रस का बेसिक पर्पज क्या है बॉडी में कि फीटस के लिए वेट करना, नई प्रोजेनी बनाना और उसको वहां पे ग्रोथ देना। ठीक है, तो अब ये वापस से यूट्रस अपना बेसिक फंक्शन डे 8 से वापस ले लेगा। डे 8 से वापस प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी बोल लो या फिर नेक्स्ट साइकिल बोल लो। ठीक है, तो ये 8 से 11 दिन तक इसके अंदर की जो लाइनिंग है वो उसकी मोटाई बढ़ेगी और प्रिपेयर करेगी कि यहाँ पे फर्टिलाइज एग आएगा और उसका इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, यहां पर ये सिर्फ मोटाई बढ़ रही है। उसके बाद में क्या होगा, 12 से 17। ठीक है, ये वाला क्या है, डे 14 पे आइडियली ओवुलेशन होता है। ठीक है, डे 14 कहां से आया, तो ये अगर 28 दिन की साइकिल मानते हैं या फिर कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज आपको दे दिए जाते हैं, उसमें से आप -14 करते हो तो वो उसका ओवुलेशन डे होता है, तो इसमें डे 14 आ जाता है। ठीक है, अब 14 डे, अभी हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि स्पर्म वो 72 आवर्स तक जी सकता है, तो स्पर्म मान लो इस टाइम पे भी एंटर करता है तो 11, 12, 13, 14 3 दिन मान लेते हैं, 14, 13, 12 ये 3 दिन तक ये 72 आवर्स है वो स्पर्म जी सकता है। ठीक है, यहां पे अगर स्पर्म आता है तो वो यहां तक जी सकता है। 12 से 24 घंटे तक ओवम की भी लाइफ होती है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसमें ओवुलेशन होता है और मोस्टली फर्टिलाइजेशन होता है, वो इन 12 से 17 दिन के अंदर अंदर होता है। ठीक है, यहां तक अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डे 18 से लेके 25 तक, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी हुई होती है, जो एलएच सीक्रेट कर रही होती है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रही होती है, वो फेड अवे हो जाती है और उसके बाद में क्या होगा, ये 26, 27, 28 3 दिन यूट्रस लाइनिंग है वो डिटेच होना स्टार्ट हो जाएगी और ये डे 1 वापस से आ जाएगा और डे 1 से वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये साइकिल है, ये कंटिन्यू होती रहती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। अब बात करना स्टार्ट करेंगे विच आर्टरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन। तो स्पाइरल आर्टरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन।
ठीक है। नॉर्मल लेंथ के बारे में बात करें तो 24 से 38 दिन अभी रिसेंट शो में दे रखा है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 28 डेज की आइडियल होती है +7 और -7, ठीक है। तो +7 हो गया तो ये 35 डेज, -7 हुआ तो ये 21 डेज। ये 21 to 35 डेज का जो ड्यूरेशन रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। किसी फीमेल में 21 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो भी नॉर्मल है, किसी में 35 दिन की है, 35 डेज की है, तो भी उसको हम नॉर्मल में ही कंसिडर करेंगे। रिसेंट में ये डाटा आ जाए 24 to 38, बट अगर याद रखने के पर्पज से रखते हो तो 28 +7 और -7, तो 28 दिन की एक आइडियल हो गई, 7 दिन प्लस करोगे तो 35 डेज, 7 दिन माइनस करोगे तो 21 डेज, ठीक है। अब नॉर्मल ड्यूरेशन ब्लीडिंग का कितना होता है, किसी फीमेल में ये 2 दिन तक हो सकती है तो भी नॉर्मल है, और 8 डेज तक भी जाती है तो भी नॉर्मल है, ठीक है। 2 to 8 डेज ये डिफरेंट है, हर फीमेल की साइकिल डिफरेंट रहेगी डेज में भी, और ये कितने डेज ब्लीड करेगी उसमें भी ये डिफरेंट रहती है। नॉर्मल अमाउंट की बात करें तो ये 20 to 80 ml, ठीक है। ये सारे के सारे डाटाबेस क्वेश्चन है जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में बात करें तो उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, कंटेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो अंदर की लाइनिंग, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग दैट इज एंडोमेट्रियम, वो शेड हुई, ठीक है। वेजाइना की एपिथेलियल सेल्स है वो भी शेड हुई, ठीक है। इनकी वजह से ये जो स्पाइरल आर्टरीज थी इनकी वजह से डार्क कलर्ड ब्लड आया, साथ में सर्विक्स से म्यूकस आया, एंजाइम्स हुए और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हुए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये नॉर्मल कंटेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड के, ठीक है। अब ये फीमेल अपनी लाइफ में 3 स्टेजेस में होती है। एक तो होता है जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुए होते हैं, उसके बाद में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, अप टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फिनिश होते हैं। मिनार्क टू मिनोपोज का फेज होता है वो अलग होता है, और पोस्ट मिनोपोजल फीमेल है वो अलग तरीके से बिहेव करती है, या फिर उनके बॉडी में अलग अलग चेंजेस रहते हैं। तो उनके 3 फेजेस रहते हैं। तो एवरेज ऑनसेट ऑफ मिनार्क, व्हाट इज मिनार्क, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब स्टार्ट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क, ठीक है। एवरेज एज इज 13 ईयर्स, और ये रेंज है वो क्या है 11 से 15 साल के बीच में वेरी करती हैं, ठीक है। कई बच्चों में ये 11 ईयर्स में स्टार्ट हो जाएगा, कुछ एक में ये 15 तक स्टार्ट नहीं होता, बट अगर एवरेज सिंगल बेस्ट आंसर की बात करें तो 13 ईयर्स है। ये डीएसएसबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इज या मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज, ठीक है। मीनार के क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टार्ट होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का रुक जाना, कंप्लीट हो जाना, ठीक है, दैट इज मेनोपॉज। ये एम्स रायपुर में भी पूछा गया था, भोपाल में भी पूछा गया था, ये डिफरेंट टाइम्स पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कॉमनेस्ट मेनोपॉजल सिम्टम के बारे में बात करें कि मेनोपॉजल का कॉमनेस्ट सिम्टम कौन सा था, तो हॉट फ्लशेज, ठीक है। अचानक से ये फीमेल्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होगा, अचानक से हॉट फ्लशेज आते हैं। हॉट फ्लशेज का मतलब क्या होता है कि अचानक से बहुत तेज गर्मी लगती है, परफ्यूज स्वेटिंग होती है, तो ये क्या है, ये कॉमनेस्ट साइन है मेनोपॉज का, मतलब जो हार्मोन्स है, बॉडी के हार्मोन्स है वो चेंज हो रहे हैं। फीमेल में जैसे मैंने बताया 3 स्टेज में लाइफ चलती है, पहले हार्मोन्स नहीं होते हैं, उसके बाद में 15 से 45 तक हार्मोनल फेज चलती है, और उसके बाद में हार्मोन्स है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज मेनोपॉज। तो मेनोपॉज वाले में कॉमनेस्ट चीज है ये हॉट फ्लशेज है। ये हॉट फ्लशेज को डिफ्रेंशिएट करना होता है हमें कार्डियक कॉजेज से, क्योंकि 45 साल के आसपास का ही वो एज पीरियड होता है जब कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उस टाइम पे हॉट फ्लशेज और कार्डियक प्रॉब्लम्स इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। एवरेज एज की बात करें तो मीनार के स्टार्ट हुआ था अराउंड 13 इयर्स पे, 11 से 15 की रेंज थी, और एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज दैट इज 45 इयर्स, ठीक है। 45 साल एज मानी गई है मेनोपॉज की, ठीक है। अब बात करें प्रिकोसिस प्यूबर्टी, ठीक है। प्रिकोसिस प्यूबर्टी क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 8 इयर्स। ये यहां पे नोट करने वाला पॉइंट है, ये 8 इयर्स है, 8 इयर्स से पहले या फिर मीनार के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए बिफोर द एज ऑफ 10 इयर्स, ठीक है।
10 साल से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए या फिर 8 साल से पहले किसी बच्ची में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये अपने आप में पोटेंशियल क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज करी जा रही हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद रखना है। अगर ये आपके दिमाग में है तो ओबीजी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे, और कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे तो एंड ऑफ द सब्जेक्ट आप बोलोगे ये समझ में नहीं आया। तो कुछ चीजें हैं वो आपको डाटाबेस्ड है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब डिलेड, ये तो हो गई प्रिकॉशियस, मतलब ये टाइम से पहले हो गई। अब बात करते हैं डिलेड या लेट प्यूबर्टी, ठीक है। अब आप टर्म यूज कर ले कोई लेट प्यूबर्टी, तो लेट प्यूबर्टी का मतलब क्या हुआ, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप नहीं हुए 13 साल तक, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे कि उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। 13 साल तक अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलेड या लेट प्यूबर्टी, ठीक है। और मिनार्के के लिए उसमें बात करें तो मिनार्के डज नॉट अकर अप टू 16 से 17 साल की बच्ची में। अगर मान लो मिनार्के स्टार्ट नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिलेड या लेट प्यूबर्टी, ठीक है। एवरेज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल इज 12 से 16 साल, ठीक है। मेल्स में 12 से 16 है और फीमेल्स का हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मेल्स में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कब बोलेंगे, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिफोर द एज ऑफ 9 ईयर्स, ठीक है। बिफोर द एज ऑफ 9 ईयर्स। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन फीमेल्स 8 साल और मेल्स में 9 साल, ठीक है। और डिलेड प्यूबर्टी मेल्स में कब बोलेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स है वो अपीयर नहीं हुए 15 साल तक, ठीक है। इसमें डिलेड कब बोलेंगे, 13 साल या 17 साल। फीमेल्स में क्या दो चेंजेस होते हैं, बॉडी भी चेंज होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होती है। इनमें क्या होता है, सिर्फ मेल्स में सिर्फ बॉडी चेंज होती है, मेंसेस जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उनमें 15 ईयर्स तक अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये डिलेड प्यूबर्टी है, ठीक है। अब प्यूबर्टी का जो फीमेल्स में सीक्वेंस है वो क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्रेस्ट बडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट बडिंग, ब्रेस्ट बडिंग को हम क्या बोलते हैं, थिलार के। थिलार के मतलब ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट साइज में थोड़ा सा बड की तरह, मतलब बडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वो साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं थिलार के। सेकंड होता है प्यूबिक हेयर्स, दैट इज प्यूबार्क, ठीक है। उसके बाद में ग्रोथ में स्पर्ट आता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, दैट इज मिनार्के, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, इसके बारे में अभी रिसेंट में 2020 में एम्स पटना में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करें सीक्वेंस ऑफ चेंजेस प्यूबर्टी इन मेल्स। मेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फीमेल्स में तो क्या हो गया, थिलार्क हो गया, प्यूबार्क हो गया, ग्रोथ की स्पर्ट हो गई और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। मेल्स में क्या होता है, मेल्स में टेस्टिकल्स का एनलार्जमेंट होता है, पिनाइल ग्लैंड, पिनाइल का एनलार्जमेंट होता है, प्यूबिक हेयर स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में ग्रोथ स्पर्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद में एक्सिलरी हेयर्स आते हैं और फिर फेशियल हेयर्स अपना बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक पोटेंशियल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज ऑर्किडोमीटर। ऑर्किडोमीटर क्या होता है, तो ऑर्किड मतलब टेस्टिस और मीटर मतलब नापना, तो टेस्टिस को साइज में मेजर करना, दैट इज ऑर्किडोमीटर, ठीक है। इसके डायग्राम देख लेते हैं क्योंकि अभी रिसेंट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। तो ये ऑर्किडोमीटर का डायग्राम है, ठीक है। दिस इज ऑर्किडोमीटर, ठीक है। इसमें 1 से लेके 25 तक की रीडिंग है और ये टेस्टिकल वॉल्यूम दे रखा है वो ml में दे रखा है। अब बात करें फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। एक ओवेरियन, तो ओवेरियन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और एक यूट्रस, ठीक है, ओवरीज और यूट्रस, ठीक है। ओवरीज से फॉलिकल को आना है, ठीक है, ओवम को आना है और यूट्राइन में आके उसको इम्प्लांट होना है, तो ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अभी तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में इसको हम समराइज कर लेंगे
और उसके बाद में आप कभी नहीं भूलोगे और कभी भी आपके कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हार्मोनल कंट्रोल है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो अपना ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन कंट्रोल होता है, वो क्या करता है, ग्रोथ, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज करता है। ठीक है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन मतलब गोनेड्स मतलब जननांग। ठीक है, जननांग को अफेक्ट करने के लिए हार्मोन्स यहां से हाइपोथैलेमस से रिलीज करे जाते हैं, दैट इज GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां जाके एक्ट करेंगे, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेंगे और वहां से ओवेरियन साइकिल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब जो ओवेरियन हार्मोन्स आएंगे वो क्या करेंगे, वो यूटेराइन साइकिल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इनके कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। ये हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे पिट्यूटरी में आ गया, पिट्यूटरी से क्या हुआ, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ, हाइपोथैलेमस से फिर ये कहां पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पे। तो यहां से GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये आए और इन्होंने आके एक्ट करा एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी क्या करेगी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, जो कि आके फीमेल्स में ओवरीज पे और मेल्स में टेस्टिस पे अफेक्ट करेंगे। ठीक है, और वहां से क्या होगा, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन मेन होता है और यहाँ पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस करे जाएंगे। अब इनका कंट्रोल कैसा होता है, तो इनका कंट्रोल होता है नेगेटिव फीड बैक। इसको हम नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक पे ये काम करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसमें सिंगल पॉइंट याद रखना हो तो FSH को क्या, FSH को चाहिए ईस्ट्रोजन। जहां पर भी FSH नाम आए तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ईस्ट्रोजन, और LH को चाहिए प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, FSH क्या चाहता है, ईस्ट्रोजन, LH क्या चाहता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इस स्लाइड से आपको इतना याद रखना है। ये सीक्वेंस क्या है, तो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे आएगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से गोनेड्स पे आ जाएगा, गोनेड्स से सेक्स हार्मोन्स निकलेंगे और साइकिल सारी कंट्रोल करी जाएंगी। इनके चेंजेस को हम डायग्राम्स में देखें। ओवरी में क्या चेंजेस होंगे, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, उनसे क्या बन जाएंगी, मैच्योर बड़ी साइज की ग्राफिन फॉलिकल बन जाएंगी। ग्राफिन फॉलिकल से क्या बन जाए, ग्राफिन फॉलिकल में ये ओवा प्रिपेयर हो गया और ये अपनी सेल्स की लेयर हो गई, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। जो बाहर की तरफ होगी दैट इज थीका एक्सटर्ना, जो अंदर की तरफ होगी दैट इज थीका इंटरना। यहां से क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन मतलब ये ओवरी की वॉल को रप्चर करके यहां से कूदा, बाहर निकला और बाहर निकल के ये कहां गया, फेलोपियन ट्यूब्स में आ गया फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये यहाँ पे जो बचा हुआ था ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया। ये क्या करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा ल्यूटिनाइज्ड ग्रेनुलोसा सेल्स में, और अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये रिग्रेस करके यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अंदर की तरफ यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस की इनर लाइनिंग इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, यहां तक तो प्रोलिफरेटिव फेज में है, फिर इसने क्या करा, अपनी साइज को बढ़ाना स्टार्ट करा। अंडर विच हार्मोन, तो ईस्ट्रोजन। यहां तक ईस्ट्रोजन क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन नाम आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए ईस्ट्रोजन का सिंगल फंक्शन क्या होता है, कोई भी जो लेयर होती है उनकी लेयर्स की मोटाई बढ़ाना। तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसकी मोटाई बढ़ाने का काम कौन करेगा, ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये यहां तक ईस्ट्रोजन मेन अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम में भी देखें हार्मोन्स वाले में, तो ये रेड वाला है, दिस इज ईस्ट्रोजन, और ये यहां तक पीक पे है। ठीक है, यहां तक पीक पे है। तो पहले शुरुआत वाली जो प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज में मेन हार्मोन कौन सा होता है, तो ईस्ट्रोजन है। ठीक है,
ईस्ट्रोजन ने क्या करा, ईस्ट्रोजन नाम आते ही दिमाग में आपके ये आना चाहिए, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, मोटाई बढ़ा देगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ा देगा। एंडोमेट्रियम की थिकनेस तो बढ़ गई, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि रेडी करना है कि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो आके यूट्रस में चिपकेगा, तो यूट्रस की इनर लाइनिंग है वो वहां पे एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए हार्मोन कौन सा तैयार होगा, उसके लिए हार्मोन तैयार होगा अपना प्रोजेस्टेरोन। तो इसके ओवुलेशन के बाद में मेन हार्मोन कौन सा आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन मोटाई बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरोन मोटाई नहीं बढ़ाएगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इसको सीक्रेटरी बनाएगा, इसको स्मूथ बनाएगा, इसमें फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाएगा, ताकि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो यहां पे आके आराम से फिक्स हो सके, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये यहां तक तो मोटाई बढ़ गई, उसके बाद में क्या होगा, ये इसका फेवरेबल एनवायरनमेंट, ये ग्लैंड्स वगैरह बना देगा, और ये अगर यहां तक फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, ये कंटिन्यू जाएगा। तो हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। और अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, अब इन दोनों का कुछ फंक्शन नहीं रहा, ये दोनों हार्मोन्स यहाँ पे आके डिप कर जाएंगे, और डिप करते क्या हो जाएगा, ये जो मोटाई बढ़ी थी, ये जो अंदर की मोटाई बढ़ी हुई थी, ये सारी की सारी क्या है, इसको अब शेड होके टूट के बाहर की तरफ निकलना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। इस तरीके से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ओवेरियन साइकिल में अगर फेजेस के बारे में बात करा जाए तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल हमने मान रखी है 28 दिन की, ठीक है। तो 28 दिन की मान रखी है, और आपको मान के क्या चलना है कि 14th डे पे ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो अब ओवेरियन साइकिल के बारे में बात करें तो ओवेरियन साइकिल में अर्ली फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अर्ली फॉलिकुलर फेज कितने दिन का होगा, तो फर्स्ट जो 5 डेज होंगे वो अर्ली फॉलिकुलर फेज है, ठीक है। उसके बाद लेट फॉलिकुलर फेज, तो 6 to 13 डेज वाला, दैट इज लेट फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अर्ली फॉलिकुलर फेज और लेट फॉलिकुलर फेज, इसमें क्या है, एफएसएच आएगा, ईस्ट्रोजन आएंगे, शुरुआत के 14 दिन तक ईस्ट्रोजन डोमिनेंट रहेंगे, और जैसा मैंने आपको 2 लाइन याद करने के लिए बोला था, एफएसएच को क्या चाहिए, ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन एफएसएच शुरुआत के 14 दिन में मेन रहेंगे। एलएच को क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन सब वो लास्ट के 14 दिन में मेन हार्मोन्स होंगे, ठीक है। तो अर्ली फॉलिकुलर फेज और लेट फॉलिकुलर फेज में डिवाइड कर लिया। अर्ली कौन से दिन का है, तो 1 to 5 डेज का, और 6 to 13 डेज वाला लेट फॉलिकुलर फेज, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ओवुलेटरी फेज, डे 14th पे हम मान के चलते हैं कि ये ओवुलेशन हो जाएगा। और ओवुलेशन का डे कैसे निकालना होता है, तो जो भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज है उनमें से -14 करोगे तो लास्ट वाली फेज वो फिक्स है, शुरुआत वाली फेज फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जो 14th डे पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन के बाद वाली फेज को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट ओवुलेशन फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसके अंडर इन्फ्लुएंस में है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के, ठीक है। शुरुआत वाले में एफएसएच और लास्ट वाले में एलएच। ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो 14 दिन तो ये निकल गए, 14th पे ओवुलेशन हो गया, और 15 से 28 पे ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज होगी, ये ल्यूटियल फेज होगी, ठीक है। 28 के बाद में डे 1 वापस आ जाएगा और वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट। अब ओवेरियन साइकिल है, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, ओवेरियन साइकिल है, तो ओवेरियन साइकिल में मेन हार्मोन स्टार्टिंग में कौन सा है, एफएसएच। एफएसएच की बात करें, इसके नाम में इसका आंसर छिपा हुआ है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसने क्या करना है, फॉलिकल्स कहां पे होती है, ओवरीज में होती है, ठीक है। तो ओवेरियन साइकिल किससे स्टार्ट होती है, तो एफएसएच से स्टार्ट होती है। एफएसएच से क्या होगा, टू सेल हार्मोन थेरेपी, ठीक है। एफएसएच एक्ट ऑन कौन सी सेल्स, तो ग्रेनुलोसा सेल्स। वो ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करेंगी, ईस्ट्रोजन स्टार्ट करेंगी सीक्रेट करना। नाम आपको 2 ही याद कर रहे हैं, बार बार मैं ये रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये याद हो जाए। एफएसएच है, एफएसएच नाम में इसका आंसर छिपा हुआ है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है, तो फॉलिकल्स कहां होती है, ओवरीज में होती है। एफएसएच को क्या चाहिए, तो एफएसएच को सिर्फ ये चाहिए, एफएसएच वांट्स ईस्ट्रोजन, ठीक है। एलएच क्या करेगा, एलएच एक्ट ऑन थीका सेल्स और प्रोड्यूस एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है।
LH को क्या चाहिए, LH को प्रोजेस्टेरोन चाहिए, FSH को क्या चाहिए, ईस्ट्रोजन चाहिए, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल एंड्रोजन्स आर कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स एंड्रोजन जो होंगे उनको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एरोमेटेज एंजाइम्स, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे दिया है क्योंकि ये सर्टेन ड्रग्स में काम आता है। तो अगर एरोमेटेज एंजाइम्स को हम इनहिबिट कर देंगे किसी कंडीशन में, अगर मान लो ईस्ट्रोजन ज्यादा है बॉडी में, तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कौन से एंजाइम्स की वजह से होता है, एरोमेटेज एंजाइम्स की वजह से होता है। अब अगर मान लो बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा है किसी कंडीशन में, तो इन हार्मोन्स को हम, इन एंजाइम्स को हम रोक के उसके कन्वर्जन को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ड्रग होती है जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एरोमेटेज इनहिबिटर्स, एग्जांपल क्या है, लेट्रोजोल्स। ये किस में यूज करे जाते हैं, यूज टू ट्रीट हाइपर, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, ईस्ट्रोजनेमिया, ईस्ट्रोजनेमिया, ईस्ट्रोजन मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन, और ये मिया, मिया डिनोट्स टू ब्लड, ये जहां पर भी लास्ट में मिया आ जाता है, दिस डिनोट्स टू ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में ईस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ा हुआ है, तो उस बढ़े हुए लेवल में हम ये नहीं चाहते कि ये जो एंड्रोजन्स हैं वो ईस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट हो, तो उसको हमें रोकना है। तो रोकने के लिए ये जो एंजाइम है, हमें पता है कि ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो हम इस एंजाइम को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। इसको ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग होगी, दीज आर लेट्रोजोल्स, और ये कंडीशन होगी ये वाली। कौन कौन सी कंडीशंस में बढ़ता है, तो ब्रेस्ट कैंसर में यूज कर सकते हैं, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स में यूज कर सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में यूज कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर में कैसे, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स में कैसे, एंडोमेट्रियोसिस में कैसे। बेसिक फंडा क्या है, इनमें ईस्ट्रोजन्स का लेवल है वो बढ़ रहा है। सिंपल डायग्राम से एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकले, वो कहां पे आके एक्ट करेंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, एफएसएच, एफएसएच क्या करेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनिबिन किससे सीक्रेट होता है, तो इनिबिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। एलएच, थीका सेल्स, एंड्रोजन्स, और अपने जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम बात कर चुके, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे ड्यूरिंग प्री ओवुलेटरी फेज, ठीक है। द प्रीडोमिनेंट हार्मोन, बार बार एक ही चीज रिपीट होती है, शुरुआत वाले 14 दिन ईस्ट्रोजन ज्यादा है, लास्ट वाले 14 दिन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, ठीक है। सिंपल है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओवुलेशन से पहले, प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन से पहले कौन से हार्मोन ज्यादा होंगे, तो आंसर क्या होगा, ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन किसके लिए, किसके फेवरेट है, एफएसएच के फेवरेट क्या है, ईस्ट्रोजन्स, ठीक है। डोमिनेंट फॉलिकल इज सेलेक्टेड ऑन 5 to 7 days। डोमिनेंट फॉलिकल मतलब जिस फॉलिकल को डोमिनेंट होके आगे चल के ओवम बनाना है, डोमिनेंट फॉलिकल इज सेलेक्टेड ऑन द 5 to 7 day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर 8 days रिमेनिंग ओवेरियन फॉलिकल्स बिकम एट्रेटिक, ठीक है। एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच जाएगा और फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो एक साथ में कोई भी वैकेंसी आई है कि इस बार ओवुलेशन में कौन सा ओवम जाना है, ठीक है, वैकेंसी है, तो वैकेंसी के लिए क्या करेगा, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, तो बहुत सारे फॉलिकल्स है, मल्टीपल फॉलिकल्स है, वो खड़े हो जाएंगे। पोस्ट सिंगल है, एक ओवम निकलना है, ठीक है। तो अब सिंगल पोस्ट के लिए मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े हो गए, उनमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो जो बड़ा हो जाएगा डोमिनेंट फॉलिकल बन जाएगा, वो सेलेक्ट हो गया, और जो बचे हुए थे वो एट्रेटिक हो जाएंगे, ठीक है, वो सिकुड़ जाएंगे। यूजुअली डोमिनेंट फॉलिकल हैज मोर रिसेप्टर्स फॉर एफएसएच एंड एलएच हार्मोन्स, ठीक है। सिंपल चीज है, एफएसएच के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, तभी तो वो फॉलिकल सेलेक्ट हुआ है। इसके बाद में क्या बात करते हैं, फॉलोइंग ड्यूरेशंस आर इंपॉर्टेंट बिफोर ओवुलेशन, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 2 याद रखने हो तो ये ऊपर वाले 2 याद रखने, और अगर आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए, ठीक है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो ये आप सारे याद रख सकते हैं, ठीक है। एलएच सर्ज पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 32-36 आवर्स। एलएच पीक कब होता है, तो 10 to 12 आवर्स, ठीक है। इनका रिलेशन किससे, ये घंटे कहां से है, तो ये ओवुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ईस्ट्राडायल सर्ज 83 आवर्स पीक होता है, ईस्ट्राडायल पीक होता है वो 24 to 36 आवर्स ओवुलेशन से।
प्रोजेस्टेरोन पीक कब होता है? तो 8 घंटे पे पीक होता है, ठीक है। पीक लेवल ऑफ 75 नैनोग्राम पर ml ऑफ LH इज नीडेड फॉर ओवुलेशन। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है, LH सर्ज, LH पीक, ओवुलेशन से क्या रिलेशन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूछते पूछते बोर हो गए, एडवांस लेवल पे जाना है। एडवांस लेवल पे जाना है तो इसका लेवल पूछ लिया, 75 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर, LH is needed for ovulation. LH surge is an important indicator of imminent ovulation, ठीक है। ये ओवुलेशन, इमिनेंट ओवुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और इससे बॉडी में सर्टेन चेंजेस होंगे जिनके बारे में हम और बात करेंगे। अब ओवुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हम डिनोट कर सकते हैं 5 P's के नाम से, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस्ड एफएसएच राइज, ठीक है। प्रेशर ऑफ फॉलिकल्स होता है वो 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स भी इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। ये ओवुलेशन से सारे रिलेटेड है। इसकी वजह से पेन होगा, इसकी वजह से वो फॉलिकल रप्चर करेगा, इसकी वजह से वो इंड्यूस होगा और ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स हैं वो उसकी वॉल को ब्रेक करने में या फॉलिकल को ओवरी से निकल के बाहर की तरफ आने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इतना प्रेशर होगा तभी वो बाहर की तरफ, ये सारे के सारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि नोट करे जाते हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन। अब एक टर्म आती है जो काफी टाइम से पूछी जा रही है, दैट इज मिटल्स मर्ज, ठीक है। एक नॉर्मल फीमेल होती है वो अपने नॉर्मल 28 दिन की साइकिल में 2 बार पेन महसूस करती है। एक बार ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से उस टाइम पे जब डेसिडुआस ब्रेक हो रहे, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब हो रही होती है उस टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से, और दूसरा जब मिडिल टाइम पे जब ओवुलेशन हो रहा होता है उस टाइम पे। तो जब ये मिड साइक्लिकल पेन इज नोन एज मिटल्स स्मर्ज। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेन होता है पेल्विक रीजन में होता है, पेल्विस वाले रीजन में होता है, फीमेल पेल्विस रीजन में होता है। रीजन क्या है इसका? एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ओवरी इनटू पेरिटोनियम ड्यूरिंग ओवुलेशन, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पेल्विस के अंदर ही ओवरीज पड़ी होती है, ओवरी के अंदर एफएसएच के अंडर इन्फ्लुएंस कोई भी फॉलिकल बड़ी और अब वो रप्चर होके वो कहां पे आई? फेलोपियन ट्यूब में आई। जैसे ओवरी हो गई, ओवरी से एक फॉलिकल रप्चर हुई, ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्रियाज हैं इसके फेलोपियन ट्यूब्स के, ये निकला और यहाँ पे इन्होंने कैच कर लिया। तो ये निकला, इस टाइम पे क्या थोड़ा बहुत ब्लड ट्रिकल करेगा और ब्लड ट्रिकल करेगा तो पेरिटोनियम को इरिटेट करेगा और पेरिटोनियम को इरिटेट करेगा तो ये पेन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? मिटल्स स्मर्ज। ये एम्स भोपाल 2018 में भी पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक ड्रग आती है क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है, एंड गोनेडोट्रोपिन। ये थेरेपी यूज करते हैं कि अगर मान लो ओवुलेशन नहीं हो रहा है ना, कोई इनफर्टिलिटी की पेशेंट है और उसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो ओवुलेशन के लिए हम ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ड्रग्स यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे? नेचर तो क्या करती है कि अंडर एफएसएच बहुत सारी फॉलिकल्स तो बनेंगी, एक डोमिनेंट फॉलिकल बनेगी, बट जब ये क्लोमिफेन सिट्रेट, इसको सीसी से भी डिनोट करते हैं, है ना, सीसी भी बोलते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो ये सीसी जब भी हम देंगे तब क्या होगा? मल्टीपल फॉलिकल्स हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस बढ़ेंगी, और अगर मल्टीपल फॉलिकल्स बढ़ी तो वो क्या करेंगे? स्पर्म्स तो वैसे काउंट में बहुत ज्यादा होते हैं, तो मल्टीपल फॉलिकल्स हैं, मल्टीपल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? फॉलिकल्स इनके अंडर इन्फ्लुएंस में बहुत सारी फॉलिकल्स आई, स्पर्म वैसे नंबर में ज्यादा होते हैं, तो ठीक है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस इन ड्रग्स की वजह से ज्यादा है, तो इन ड्रग्स की वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है, तो पोटेंशियल चांसेस ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है। आगे बात करें हम कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम इज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ऑर्गन। व्हाट इज एंडोक्राइन ऑर्गन? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में तो जिनमें डक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन, मतलब डक्टल सिस्टम, और जिनमें डक्ट्स नहीं होती है, जिनके हॉर्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में छोड़े जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम इज एन टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, टाइम बीइंग के लिए है,
टेम्परेरी एंडोक्राइन ऑर्गन, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। वो ग्राफिन फॉलिकल से ओवम निकल रहा था, वो आपको मैंने भी डायग्राम दिखाया था, तो वो जो ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर के बाद में ये बनती है। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ग्रेविडेरम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉर्पस ग्रेविडेरम। लाइफ स्पेन कितना होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, तो 10 से 12 वीक का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 से 12 वीक तक शुरुआत में प्रेगनेंसी को मेंटेन करके कौन रखता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम रखता है। मैक्सिमम साइज या मैक्सिमम फंक्शनिंग इसकी 8 वीक्स पे होती है। साइज की बात करें तो ये 30 मिलीमीटर की साइज होती है इसकी, है ना। तो शुरुआत की जो प्रेगनेंसी, हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा होता है, पहले बताया मैंने, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन शुरुआत में आएगा कहां से, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन है वो यहां से सीक्रेट करा जाएगा, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा कि ये इनिशियल जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो यहां से सीक्रेट करा जाएगा। इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन फ्रॉम द सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, जिनके बारे में हम देख चुके, ठीक है। जो अपना फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है उसमें इनके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है, ठीक है। तो HCG है वो कहां से सीक्रेट होगा, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से HCG स्टार्ट हो गया प्रोडक्शन। तो इसको हम यूरिन में भी देख सकते हैं और ब्लड में भी देख सकते हैं, और ये HCGS की हेल्प से हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं। तो जो UPT कार्ड आते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट वाले जो कार्ड आते हैं, उनमें हम HCG को ही ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। और सेंसिटिव की बात करें तो ब्लड से सैंपल लेके उसमें HCG लेवल्स देख सकते हैं। ये तो जब प्रेगनेंसी हुई तब की बात हुई। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब इसका स्पेन, लाइफ स्पेन कितना रहता है, तब कॉर्पस ल्यूटियम है वो 10 से 12 दिन ही जिएगी, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम है वो 22वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20 mm का रहेगा, ठीक है। ये सारे के सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं कॉर्पस ल्यूटियम के, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज बाय LH हार्मोन, ठीक है। LH हार्मोन को क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन कौन सा चाहिए, प्रोजेस्टेरोन। तो सारी की सारी चीजें क्या कनेक्टेड, ठीक है। नाम आपको दो ही याद रखने, FSH वांट्स ईस्ट्रोजन, LH वांट्स प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब पोस्ट ओव्युलेटरी फेज है, पोस्ट ओव्युलेटरी फेज इज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि प्री ओव्युलेटरी फेज, ओव्युलेशन से पहले की फेज है वो तो कांस्टेंट नहीं है। किसी फीमेल में ये 15 दिन की हो सकती है, किसी में 18 की भी हो सकती है, किसी में 20 की भी हो सकती है, ठीक है। बट जो पोस्ट ओव्युलेटरी फेज है, ओव्युलेशन एक बार हो गया तो उसके बाद में डेट फिक्स है, इसीलिए डे ऑफ ओव्युलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और डे ऑफ ओव्युलेशन मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करोगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने दिन की है उसमें से 14 दिन घटा दो, ठीक है। तो ये इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग पोस्ट ओव्युलेटरी फेज कौन सा हार्मोन, तो पोस्ट ओव्युलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन, हम पहले बात कर चुके हैं, डोमिनेंट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन LH को क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन। तो LH प्रोजेस्टेरोन मेनली पोस्ट ओव्युलेटरी फेज में डोमिनेंट रहते हैं, ठीक है। व्हेन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स अराउंड 27वें और 28वें दिन के आसपास ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टार्ट होने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन चला गया, एस्ट्रोजन चला गया, दोनों लेवल चले गए। तो एंडोमेट्रियम के पास में जो सपोर्ट्स थे, ग्रोथ के लिए सपोर्ट क्या था, एस्ट्रोजन, और ल्यूटिनाइजेशन के लिए सपोर्ट क्या था, प्रोजेस्टेरोन। अगर दोनों के दोनों हार्मोन चले गए तो ये क्या है, ये सपोर्टलेस हो जाएगी। और सपोर्टलेस हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, ये नई साइकिल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और वो पुरानी जो थिकनेस है, पुराने जो है एंडोमेट्रियम, वो अपने आप शेड ऑफ हो जाएगी।